मित्रों नमस्कार। आज मैं एक जंगल में हूँ देखो, और मैं अक्सर कहता हूँ किसान भाइयों से कि जंगल की क्या महिमा है। एक जंगल है, इसका नाम बाद में बताऊँगा कौन सा जंगल है। हमारे सामने देखिए कितनी वनस्पतियाँ हैं। नीचे ये छोटी छोटी वनस्पतियाँ हैं, फिर ये छोटे छोटे पेड़ हैं, और ये बड़े बड़े पेड़ हैं इनका। और ये पथरीली ज़मीन है, यहाँ सब पत्थर पत्थर हैं। इसके बावजूद भी आप अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो हमको यहाँ नमी नज़र नहीं आती कहीं भी कि यहाँ नमी हो। और आप देखिएगा कि यहाँ किसी भी वनस्पति में, अब जब हम कल्पना करते हैं कभी किसान खेती के लिए बात करता है पानी की, तो यहाँ आप कल्पना करिए कि किसी भी वनस्पति को पानी की ज़रूरत नहीं है, और न यहाँ किसी भी वनस्पति को कोई फर्टिलाइज़र देने आता है, और ना यहाँ ऐसी कोई वनस्पति है जिसको इंसेक्ट के कारण बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हो। ना यहाँ किसी प्रकार की बीमारी है। और इस जंगल में चूँकि सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी वनस्पतियाँ इसमें फ़ायदे की हो सकती हैं, और ढेर सारा बायोमास है। तो मैं कार्बन की जो बात करता हूँ, देखिए पत्थर होने के बावजूद ये जो पत्तियाँ यहाँ गिरती हैं नेचुरल रूप से कार्बन के रूप में परिवर्तित होती हैं। और ऐसे जंगलों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कहते हैं कि आजकल जीवामृत की बात होती है, ऐसे जंगलों में सारे के सारे जीव लिविंग जितने भी इस नेचर में होने चाहिए वो सारे जीव यहाँ मौजूद रहते हैं। अब जब मई जून का महीना आएगा तो भी इनमें बहुत सारी वनस्पतियाँ तो ऐसी हैं जिसमें पतझड़ हो जाता है। बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जो गर्मियों में मुस्कुराती हैं, मतलब बहुत सारी वनस्पतियों में गर्मियों में पतझड़ हो जाता है। बहुत सी वनस्पतियाँ गर्मियों में ही हरियाती हैं। उसके कारण यहाँ शेडेड एरिया रहता है, छाया रहती है, और छाया के कारण जो सूक्ष्म जीव हैं वो यहाँ नष्ट नहीं होते। उनके लिए पर्याप्त यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको पर्याप्त भोजन मिलता है यहाँ पर। अब किसान क्या करता है, किसान ये जो खरपतवार, ये को वनस्पतियाँ जो नाना प्रकार की हैं उसको सिखाया गया है कि भाई इनको तो कंपटीशन करती हैं मुख्य फसल के साथ, इनको बीडीसाइड डाल करके मार दो, तो किसान इनको मारता है। मित्र, इंसान को मैनेजमेंट करना है। इस जंगल में ढेर सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खियां भी हैं। हम नहीं जानते यहाँ क्या क्या है, लेकिन तितलियां तो मेरे सामने खूब ढेर सारी दिख रही हैं। मधुमक्खी के छत्ते भी हमको कई पेड़ों में हैं। मैं कहता हूँ कि ज़मीन और जल और जंगल और जानवर, ज़मीन हमारी उर्वर हो, ज़मीन के ऊपर जंगल हो, और जंगल में कुछ जानवर, जैसे जंगल में तो यहाँ वाइल्ड एनिमल हैं, बहुत सारे नीलगाय घूम रहे हैं, बंदर हैं, हो सकता है इस इलाके में कहीं भालू वालू भी हों। गांव की जब बात करते हैं किसान की, तो किसान के यहाँ तो पालतू जानवर होने चाहिए, उसकी ज़मीन की मेड़ पर पेड़ होने चाहिए, और कार्बन होगा तो पानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मई जून के महीने में भी ये वनस्पतियाँ जो हरी रह लेती हैं वो इसलिए हरी रह लेती हैं कि ये जो बायोमास है ये कार्बनिक पदार्थ है, और ये सब लास्ट में कार्बन बनता है, और कार्बन जहाँ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ जो वायुमंडल की आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी, वो ज़मीन में डिपॉजिट होती रहती है। नीचे से पेड़ लेते रहते हैं, पत्तियों के माध्यम से एवेपोरेट करते हैं, और जितनी कमी नीचे होती है वो कार्बन वायुमंडल से ले लेता है। तो प्रकृति का इतना बेहतरीन व्यवस्था है कि अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को ठीक से समझ लेते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। किसान के साथ केवल इतना है कि वो कहता है कि साहब अगर हम जंगल बना देंगे तो खाएंगे क्या, तो नो डाउट हम कहते हैं भाई, हम ये नहीं कहते कि पूरे ज़मीन में जंगल बना दो, लेकिन ज़मीन का 20%, 15%, 25% हिस्सा तो हमें ढक के रखना ही चाहिए।
इसके लिए मैं कहता हूँ खेतों की मेड़ों पर तो कम से कम पेड़ हों। अगर 5 एकड़ का किसान है और 20% हिस्सा उसका पेड़ों में चला गया तो 4 एकड़ ज़मीन बचेगी। लेकिन 4 एकड़ जो बचेगी ना, वो बहुत अच्छी ज़मीन हो जाएगी। तो माँ को, चूँकि इसको माँ कहते हैं, धरती माता, तो धरती माता का मतलब ये है कि उसको माँ जब शब्द आया तो उसको वस्त्र पहना करके रखने हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य भी है कि 33% ज़मीन में जंगल होने चाहिए, चूँकि जंगल का एरिया तो बचा नहीं है बहुत ज़्यादा देश में। तो हम, अगर किसान चाहेगा तो अगर अपनी ज़मीन में कुछ जंगल तैयार करेगा, और जंगल माने वाइल्ड प्लांट नहीं तैयार करने उसको, तो आम है, कटहल है, आंवला है, अमरूद है, महुआ है, शीशम है, अर्जुन है, ऐसे पेड़। तो ये बहुत सारी लकड़ियाँ देते हैं, बहुत सारे पत्ते देते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं का शेल्टर पॉइंट है। तो 84 लाख योनियों की माया है, और इसी को कहते हैं प्रकृति रूपी माँ। ये जंगल एक प्रकृति है, प्रकृति का वैभव संपन्न है, और जहाँ प्रकृति का वैभव संपन्न होता है वहाँ हमको परेशानियाँ कम होती हैं। आज की इस वीडियो का मतलब मेरा ये है सिर्फ कि हम लोग, रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्हलाए, और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो ये पत्थर ही है, पत्थर पर सारी वनस्पतियाँ हरिया रही हैं, क्योंकि यहाँ पर राम की माया कह लो या प्रकृति की माया कह लो। जब हमें प्रकृति की माया पर यकीन नहीं रहता है और हमें अपने मतलब अपनी टेक्नोलॉजी, अपने विज्ञान पर यकीन हो जाता है, तो फिर मुझे परेशानी आती है। और मैं खेती में कई बार कहता हूँ कि कृषि का जो संपूर्ण दारोमदार है वो प्रकृति के वैभव पर ही निर्भर करता है, और जैसे ही मैं प्रकृति के वैभव को छोड़ देता हूँ। अब कुछ किसान भाई जब जीवामृत की बात करते हैं ना, मैं ऐसे ही जंगलों से मिट्टी लेता हूँ। इसी जंगल के डाउन स्ट्रीम पर, पिंटू भाई से कहूँगा उधर जरा कैमरा करें, डाउन स्ट्रीम पर जाऊँगा। अभी मैं अपर रीचेज पर खड़ा हुआ हूँ। डाउन स्ट्रीम पर जाऊँगा तो किसी पेड़ के नीचे ढेर सारे पत्ते और पेड़ों के फल मुझे गिरे हुए मिलेंगे, और वहाँ पर ढेर सारा बायोमास होगा, हल्की सी नमी होगी। वहाँ की मिट्टी अगर मैं ले करके जीवामृत बनाता हूँ तो बहुत अच्छा जीवामृत बनता है कि यहाँ की मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कई किसान भाई हमसे पूछते हैं कि जीवामृत बना लेने के बाद, कोई कहता है साहब बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर दें क्या, कोई कहता है सूडोमोनास इसमें डाल दें क्या, बोला बाज़ार से साहब ट्राइकोडर्मा ले आए उसको डाल दूं क्या। तो मैं फिर बता दूं, जितने भी बायो फर्टिलाइज़र के आप नाम सुनते हैं वो सब इसी जंगल से लिए गए हैं। बस वो सैकड़ों प्रकार के, हज़ारों प्रकार के, लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पाए जाते हैं। उनमें से एक पर्टिकुलर ट्राइकोडर्मा को या राइजोबियम को, बिवेरिया को, माइकोराइजा को सेपरेट कर लिया, और उसी को डेवलप करके उसका एक कल्चर होता है कि उसमें केवल वो सिंगल बैक्टीरिया होता है। तो फिर बता दूं, कभी भी ट्राइकोडर्मा कुछ भी हैसियत में नहीं है। जैसे जिस ज़मीन में किसी भी प्रकार के दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं है और वहाँ ट्राइकोडर्मा डालोगे, फिर कोई कहेगा विल्ट को कंट्रोल करता, तो मैं कहता हूँ कदापि नहीं करता। ऐसे ही कहते हैं कि पीएसबी नाम का बैक्टीरिया है जो फास्फेट को सॉल्युबलाइज करता है, अघुलनशील फास्फेट को सॉल्युबल बना देता है। मैं कहता हूँ नहीं बनाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता, नहीं करता है। ये सारी बातें झूठ हैं, और इनकी जो कार्यशैली है वो तब संभव हो पाती है जब नाना प्रकार का कंसोर्सिया एक साथ मिलकर काम करता है, तब ये कुछ होता है। मित्र, दो चीज़ें हैं, जितने भी माइक्रोब्स लिविंग टिश्यू को खा रहे हैं, जैसे ये देखिए, इसमें इंसेक्ट था या डिजीज थी, कुछ भी, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी इस पत्ती पर अटैक करता है तो समझ लीजिए वो नेगेटिव है। लिविंग टिश्यू पर अटैक करने वाला, लिविंग टिश्यू पर निर्भर रहने वाला जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नेगेटिव पैथोजन कहा जाता है। और जब ये सूखी पत्तियां हैं, जब ये सूखी पत्तियां ज़मीन में गिर जाएंगी, नमी से भीग जाएंगी, इन पर जिनकी लाइफ साइकिल होगी वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ये मानिए कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन करते हैं, भोजन तो उनको चाहिए।
जो पेड़ पौधों की मृत टिश्यू को खाते हैं वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। वो ह्यूमस बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे, जीवांत कार्बन बनाएंगे। और जो फंगस या जो बैक्टीरिया हमारी इस पत्ती पर अटैक करेंगे, लिविंग जिंदा पत्ती को खाएंगे, वो हमारे नेगेटिव पैथोजन है। लेकिन इनका भी एक कोरिलेशन है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि किसी क्षेत्र में नेगेटिव पैथोजन ना हो। नेगेटिव पैथोजन का भी एक आपसी संबंध है, नेगेटिव भी होने चाहिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिक्के के दो पहलू में एक नेगेटिव पैथोजन, एक पॉजिटिव। फर्क इतना है, हमारा मैनेजमेंट इतना है कि जब मैं नेगेटिव पैथोजन को मारता हूं तो नेगेटिव पैथोजन तो आज तक नहीं मरे, पॉजिटिव पैथोजन मर जाते हैं। जैसे मैं बड़े जीवों की बात करता हूं कि दीमक को मारने का प्रयास किया मैंने। हालांकि दीमक नेगेटिव जीव नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद है, वो भी केंचुए की तरह वर्क करती है। लेकिन फिर भी चलो, मैंने दीमक को मारा तो केंचुआ मरा। तो हम पेस्टिसाइड के माध्यम से चाहे बीमारी हो चाहे कीड़ा हो, जो उसको मारने का प्रयास करते हैं, तो जो लाभदायक चीज़ें हैं वो जल्दी मरती हैं और जो हानिकारक हैं वो बच जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल कि पिछले 30-40 सालों से हम लोगों ने माहू को मारते रहे और मधुमक्खी मर गई, इल्ली को मारते रहे, तितली मर गई, दीमक को मारते रहे, केंचुआ मर गया, चिड़िया मर गई, मेंढक मर गया, सांप मर गया, बिच्छू मर गया। ऐसे ऐसे रसायन आ गए हैं कि अगर हम खेत में उसको डाल देते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, तो फिर मेरे खेत में सारे के सारे जीव मर जाते हैं, सांप बिच्छू भी मर जाता है। जब मैं इस प्रकृति के वैभव को नष्ट करने लगता हूं तो फिर मेरे पास क्या बचता है? क्योंकि मैंने कहा ये प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति की व्यवस्था में भगवान बसता है। और मैं जाने अनजाने अपनी निजी स्वार्थों के लालच में या स्वार्थीपन के कारण मैं जब अधिक चाहने की अधिक मुझे लाभ मिल जाए उस चक्कर में जब मैं पेस्टिसाइड डालता हूं तो प्रकृति की माया नष्ट होती है। तो प्राकृतिक खेती में प्रकृति के वैभव को ठीक करना, इसलिए मैं आज जंगल आया था। और आप देख लीजिए कितना मतलब बेहतरीन जंगल है। और अब तो बारिश का मौसम चूंकि चला गया है, अगर मैं बारिश के दिनों में आता 1 महीना पहले तो शायद यहाँ की पोजीशन कुछ और अच्छी होती। इस प्रकार की हरियाली 1 हेक्टेयर, अगर मैं 1 हेक्टेयर की पूरी लकड़ी यहाँ बेचना चाहूँ या 1 हेक्टेयर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखना चाहूँ कि ड्राई मैटर यहाँ कितना है, तो शायद है कि हमारी खेतों में जितना नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा ड्राई मैटर प्रतिवर्ष। ये वीड्स ही देख लीजिए, इसी का ड्राई मैटर देखेंगे तो हमारे खेतों से ज़्यादा ड्राई मैटर मिलेगा। बिना बोए बिना कुछ किए नेचर अपना प्रबंध करती रहती है। अब चूँकि मैं मनुष्य हूँ, मुझे अमरूद चाहिए, केला चाहिए, आंवला चाहिए, पपीता चाहिए, सेव चाहिए, संतरा चाहिए, अनार चाहिए। तो बस अंतर इतना है कि यहाँ पर जंगल में डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। मेरा मैनेजमेंट ऐसा है कि मैंने सेव का, अमरूद का और आंवले का बाग लगा लिया है इन पेड़ों की बजाय वो। लेकिन ये पेड़ भी रहने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जंगल देख करके अच्छा लगा होगा। नमस्कार।